इंटरनेशनल खबरें आप तक हम तक पहुंच जरूर जाती हैं, लेकिन उसकी जो एक समझ होनी चाहिए, उसका जो विश्लेषण होना चाहिए, क्या वो आप तक पहुंचता है? क्या आप उसकी एक एक बारीकी जो समझना चाहते हैं वो आपको कोई समझा पाता है? शायद नहीं। तो हमारा ये शो देखिए टॉप एंगल, क्योंकि ये शो हमने अपनी पसंद से नहीं बल्कि आपकी डिमांड पर शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप एंगल। एक पूर्व प्रधानमंत्री को आज फांसी की सजा सुना दी गई। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की। शेख हसीना को ये सजा आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाई है। तो क्या शेख हसीना को फांसी दे दी जाएगी? शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लेकर रह रही हैं, तो क्या भारत शेख हसीना को सौंप देगा? इसे समझेंगे आज टॉप एंगल में। और अब देख लेते हैं टॉप एंगल की दूसरी खबर, जो कि व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी है। पुतिन 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए हुए हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी का भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि आज ट्रंप ने एक नई धमकी भी दे दी है। इसके अलावा टॉप एंगल में खबरें पाकिस्तान की भी हैं। वहां पर जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश हुई। आखिर क्यों जाफर एक्सप्रेस बार बार बलूच आर्मी के निशाने पर है, करेंगे इसका एनालिसिस। और अब टॉप एंगल की तीसरी खबर, आखिर क्या चाहता है जेन जी, क्योंकि नेपाल में हमने जो कुछ भी देखा उसका नतीजा पूरी दुनिया को मालूम है। अब जाकर मैक्सिको से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहां पर एक मेयर की हत्या के बाद वहां पर जेन जी सड़कों पर है, आगजनी हो रही है, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। और अब बात करते हैं आज की पांचवी खबर की, जो कि जेद्दा से है, जहां पर एक हादसे में कई भारतीयों की मौत हो गई। वो धार्मिक यात्रा पर गए थे, लेकिन उन्हें मिली मौत। करेंगे चर्चा। तो शुरू करते हैं टॉप एंगल से समझने का सिलसिला। तो पहली खबर शेख हसीना की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। क्या है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल? क्या इस ट्रिब्यूनल के फैसले पर किसी को फांसी हुई है? क्या भारत हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? शेख हसीना को फांसी हो पाएगी? इसका टॉप एंगल में आज विश्लेषण करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है, मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री को भी मौत की सजा सुनाई है, जबकि इस केस के तीसरे आरोपी और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को मौत की सजा नहीं दी गई। उन्हें सिर्फ 5 साल की जेल हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली और सरकार की तरफ से गवाह बनकर केस में मदद की। शेख हसीना फिलहाल भारत में निर्वासन में रह रही हैं और उन्होंने अदालत के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वहीं असदुज्जमान खान भी भारत में हैं, लेकिन अल मामून इस वक्त जेल में है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में हिंसा मामले में ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा दी है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया, जो 400 पेज में है। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी मौत तक जेल में रखने का भी फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और कई संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है। हमने क्रूरताओं का विवरण भी दिया है। शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए। ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे। अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि ज्यादातर मौत बांग्लादेशी सुरक्षा बलों की ओर से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले घातक धातु के झर्रों से भरी सेना की बंदूकों से चली गोलियों के कारण हुई। शेख हसीना की सरकार में सेना, पुलिस और आरएबी ने न्याय प्रक्रिया से हटकर हत्याएं की। शेख हसीना और अन्य आरोपियों ने संयुक्त रूप से आपराधिक साजिश रची थी। आईसीटी ने यह भी कहा कि शेख हसीना के साथ इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी आरोपी हैं। तीनों ने मिलकर मानवता के खिलाफ अपराध किए। राजनीतिक नेतृत्व की ओर से दिए गए सीधे आदेशों की वजह से प्रदर्शनकारियों और अन्य नागरिकों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। ट्रिब्यूनल के मुताबिक करीब 1400 लोगों की हत्या की गई और 11,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी देखा कि राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर हिरासत में यातनाएं दी गई। ऐसी घटनाओं की कई रिपोर्ट्स भी हैं। बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो भी जब्त किए गए हैं और इन्हें खंगाला जा रहा है। साथ ही आईसीटी ने यह भी कहा कि कई वीडियो में हेलीकॉप्टर से लोगों पर गोलीबारी भी दिखी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती नहीं करने के निर्देश भी दिए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों को 5 मीटर की दूरी से गोली मारी गई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 18 जुलाई को गोली लगने से घायल हुए 200 से अधिक मरीज अस्पतालों में पहुंचे थे। 19 जुलाई को भी करीब इतने ही मरीज अस्पताल पहुंचे थे। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि सबूत इतने ठोस हैं कि दुनिया की किसी भी अदालत में इन्हें पेश किया जाए, अधिकतम सजा ही मिलती है। और इससे ये साबित होता है कि आरोपियों ने अपराध किया है और वे अधिकतम सजा के पात्र हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि शेख हसीना अधिकतम सजा की हकदार हैं। और आइए इस पर आपको सुनवाते हैं कुछ। Protesters at Chankharpur with lethal weapons. The protesters convened a program titled March to Dhaka to be held on 5th August and made a call to the people of all walks throughout the country to march to Dhaka on the scheduled day. People of all spheres began to assemble in Dhaka from every part of the country on August 5th. By incitement, order and inaction of Sheikh Hasina, by abatement and inaction of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, the successive underlings got incited and inspired to kill the protesting students and common people, and thereupon under order, supervision and inaction of accused Asaduzzaman Khan Kamal, Chaudhry Abdullah Al Mamun and the then Dhaka Metropolitan Commissioner DMP Habibur Rahman, Joint Commissioner Police Shudip Kumar Chakraborty, Additional Deputy Commissioner Shah Alam Muhammad Akhtarul Islam, Assistant Commissioner Muhammad Imrul and Inspector Muhammad Arshad Hussain, who have been separately prosecuted, successively ordered to commit atrocities to the protesters assembled at Chankharpur of Dhaka and supervised the same, and during such atrocities 6 unarmed protesters who have been separately prosecuted at Chankharpur as part of widespread and systematic attack. The aforesaid killings took place pursuant to the order of Prime Minister Sheikh Hasina within her full knowledge and under order, supervision and within the knowledge of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by such killings they committed crimes against humanity as joint criminal enterprise by order, abatement and inaction to prevent and punish the perpetrators under Section 3, Subsection 2. तो आईसीटी ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा, यह भी आपने सुना और देखा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात बिगड़ गए हैं। शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वहीं शेख हसीना ने आईसीटी द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को पक्षपातपूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित और अवैध करार दिया है। शेख हसीना ने कहा कि मेरे खिलाफ आया ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है,
उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है और ये गलत है। शेख हसीना को मौत की सजा के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत से शेख हसीना को सौंपने का अनुरोध किया है। बाद में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और असदुज्जमा खान को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। इन फरार दोषियों को अगर कोई देश पनाह देता है तो ये अत्यंत शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा और न्याय की अवहेलना मानी जाएगी। इस मामले में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को देखते हुए बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत उसकी कानूनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है कि बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को लेकर फैसला सुनाया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां पर शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना अभी भारत में रह रही हैं और शायद ही कभी बांग्लादेश जाएं, इसीलिए उन्हें फांसी दी जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन इस फैसले के बाद ना सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनकी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के भी राजनीतिक वजूद पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि हसीना और उनकी पार्टी के पास अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए क्या विकल्प बचे हैं। वैसे तो शेख हसीना के पास आईसीटी द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील का रास्ता तकनीकी रूप से खुला है, लेकिन उसके लिए शर्तें बेहद कठिन हैं। आईसीटी कानून की धारा 21 के तहत मौत की सजा पाने वाले दोषी को फैसले की तारीख से 30 दिनों के अंदर या तो गिरफ्तार होना होगा या अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा और तभी बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। शेख हसीना के मामले में यह अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 है। ये वो इस तारीख तक बांग्लादेश की किसी अदालत में अगर आत्मसमर्पण नहीं करती हैं या गिरफ्तारी नहीं देती हैं तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा और मौत की सजा अंतिम हो जाएगी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को अपील पर 60 दिनों के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है, यानी हसीना के मामले में ये तारीख अधिकतम 15 फरवरी 2026 तक की हो सकती है। चूंकि शेख हसीना ने आईसीटी को फर्जी और धांधली वाली कठपुतली अदालत बताया है और भारत में शरण के लिए बैठी हैं, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो बांग्लादेश आकर गिरफ्तारी देंगी या वहां की किसी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो न सिर्फ हसीना की अपनी राजनीतिक वापसी लगभग असंभव हो जाएगी, बल्कि पूरी आवामी लीग पर प्रतिबंध को चुनौती देने का कानूनी रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी अगले 30 दिन हसीना और आवामी लीग के राजनीतिक अस्तित्व के लिए काफी अहम होंगे।